हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक देखिए, हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। अगर बात की जाए जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और पंचायती राज एक्ट, जो है जम्मू एंड कश्मीर की जीके से बड़ा ही ज़रूरी है, जो हमेशा पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से होता है और एक क्वेश्चन जो हमारा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से होता है। जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइडेड है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दूसरा जो टॉपिक हम आज जो है इसको करने जा रहे हैं, और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये होता क्या है, इसके बारे में अगर बात की जाए, ये है सेल्फ गवर्नमेंट फॉर पंचायत। ठीक है, फॉर पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, फॉर पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आ गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। अगर बात की जाए इसका रिलेशन किसके साथ आता है, इट रिलेट्स टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इट रिलेट्स टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो क्या कहते हैं हमारी 1992 में हुई थी, उसके साथ थोड़ा रिलेट करता है। और बट हमारा जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जिसकी वजह से ये जो है अलग से हमारे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, या हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये अलग इंटेग्रल पार्ट बन जाता है। चलिए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, और बाद में हमारा जो है इसका लेआउट आएगा 1989 का पंचायती राज एक्ट का। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पे क्या होता है, हमारे 1931 में यहाँ पे आवाज़ उठना शुरू हो जाती है कि आप यहाँ पे क्या करो, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है शुरू कीजिए, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर आके महाराजा हरि सिंह ने 1935 में हमारा सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट लाया था। ठीक है, जो आता है एक्ट नंबर 1 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर अमेंडमेंट की जाती है 1941 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसमें 1935 में क्या की, जो मॉडिफिकेशन करनी थी इन्होंने की, और 1941 में उसकी जो है अमेंडमेंट के थ्रू इसको वाइड ओवर किया। फिर उसके बाद 1951 में क्या हुआ, डिसाइड किया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है फिर से री इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, 1951 में क्या होता है, फिर से डिसीजन लिया जाता है कि इसको री इस्टेब्लिशमेंट करेंगे या इसको रिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से 1958 में जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1951 के एक्ट को पूरी तरह से रिप्लेस किया, या 1935 के एक्ट को रिप्लेस किया, और हमारा नया जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट आता है 1989 में, जो अभी तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पार्ट। ठीक है, चलिए अब जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 14 चैप्टर्स। ठीक है, दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ 14 चैप्टर्स। फिर उसके बाद आएगा 87 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स। ठीक है, 6 शेड्यूल। जो लास्ट इसकी अमेंडमेंट हुई थी, वो लास्ट अमेंडमेंट कब हुई थी इसकी, लास्ट अमेंडमेंट इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 2020 को। ये वही डेट है जिस दिन क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी जो है हमारा अमेंड हुआ था। ये चीज़ याद रखना आप। चलिए अब इसके आगे इसको करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1989 बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद 1989 के जुलाई महीने क्या होता है, गवर्नर जो होते हैं हमारी स्टेट के, वो उस समय क्या करते हैं, इस बिल को अपनी मंजूरी देते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल जो है वो एक्ट तब तक नहीं बनता है जब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट के हमारे साइन नहीं होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए इस एक्ट में आता क्या क्या, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी पंचायती राज थी उस समय की, उसको जो है इन्होंने प्रमोट किया। और उसमें जो होता है कौन सा मॉडल आएगा, वो आएगा 3 टायर। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आपने बस क्या करना है, इसको हमारी एक तो वीडियो को देखना बार बार, और उसके बाद नोट्स को गो थ्रू करना, और आपका जेके पंचायती राज एक्ट जो है पूरी तरह से जो इसकी प्रॉब्लम होगी ख़त्म हो जाएगी। जो 3 टायर मॉडल आता है हमारे पंचायती राज एक्ट का, उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आता है हल्का पंचायत। ठीक है, हल्का पंचायत जिसको विलेज पंचायत भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको हल्का पंचायत इन्होंने नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है बीडीसी या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो हमारे ब्लॉक लेवल पे आएगी। और उसके बाद आएगा डीपीडीबी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी।
ठीक है, 3 टायर बन गया ये। सबसे पहले विलेज लेवल पे क्या आएगी, हल्का पंचायत आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो ब्लॉक लेवल पे आएगी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर उसके बाद बात करते हैं ये हल्का क्या होता है, ठीक है। हल्का का मीनिंग करते हैं। हल्का का मतलब होता है विलेजेस, ठीक है। हल्का का मतलब होता है विलेजेस। इस एक्ट में क्या है, हमारे पास पंचायती अदालत है जो हर हल्का के लिए होगी या विलेज के लिए होगी। तो पंचायती अदालत भी आ गई जो हर किसी प्रॉब्लम को जो है डील करेगा। चलिए बात करते हैं इस हमारा जो एक्ट है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस आती हैं और उसके बाद जो टर्म्स आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हल्का पंचायत, ठीक है। हल्का पंचायत आएगा आपका सेक्शन 4 जो है पंचायती राज एक्ट का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं इनको आपने अच्छी तरह से करना है। सेक्शन 4 जो है पंचायती राज एक्ट का, वो डील करता है हल्का पंचायत जम्मू और कश्मीर की। इस सेक्शन की अगर बात की जाए, हर विलेज या हल्का का है अपना हल्का पंचायत होगा या है अब से, ठीक है। और उसका नाम कहाँ से होगा, उस विलेज के नाम के ऊपर, ठीक है। जो विलेज का नाम होगा वही वहाँ की हल्का पंचायत होगी। जैसे मड कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, मड पंचायत उसको कहेंगे, या मड हल्का पंचायत, ठीक है। हल्का पंचायत में कौन होंगे, वहाँ के वोटर्स होंगे, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो वोटर्स होते हैं वही उनको चुनते हैं ना, तो इनके वोटर्स को क्या कहा जाएगा, हल्का मजलिस, ठीक है। द वोटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी नेम्ड एज हल्का मजलिस, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यही सेक्शन 4 कहता है कि अगर किन्हीं कारणों की वजह से हल्का पंचायत जो है वो हो जाती है डिसॉल्व, ठीक है, उसके एक्सपायरेशन के ऊपर जो है 5 साल, ठीक है। जो विलेज पंचायत होगी उसकी टेन्योर कितना होगा, 5 साल होगा। तो उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि री इलेक्शंस होंगे 6 महीने के अंदर। जैसे आज का टाइम पीरियड है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, सॉरी अभी क्या चल रहा है, जुलाई महीना चल रहा है। तो जुलाई महीने क्या होता है, हल्का विलेज पंचायत जो है वहाँ की डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। हमारी स्टेट की विलेज पंचायत जो है डिसॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे 6 महीनों के अंदर जो है इलेक्शन होने ही होने हैं, ठीक है। चलिए अब पहले हमने किया सेक्शन नंबर 4, ये सब सेक्शन नंबर 4 दर्शाता था। अब आता है सेक्शन नंबर 24 हमारा। सेक्शन 24 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि एक मीटिंग जो है 1 महीने के अंदर होगी ही होगी हर हल्का पंचायत के द्वारा, ठीक है। एक मीटिंग होगी ही होगी हर हल्का पंचायत के द्वारा, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यही एक्ट क्या कहता है, पंचायती राज एडवाइजरी कमेटी भी होनी चाहिए हर हल्का पंचायत में, जिसमें मेंबर्स कौन होंगे, जो उस अथॉरिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस पंचायत एक्ट में क्या कहा गया कि हमेशा क्या होगी, एक पंचायत एडवाइजरी कमेटी भी होगी हर हल्का पंचायत में या हर विलेज में, जिसमें मेंबर्स कौन होंगे, जो वो अथॉरिटी होगी ना हल्का पंचायत की, वही इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर है, कि कैसे इन मेंबर्स की जो है डिस्क्वालिफिकेशन की जाएगी। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है सेक्शन 6 जो है इसके साथ डील करता है। सेक्शन 6 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर हल्का पंचायत। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है, टू ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत, अगर पर्सन वो पूरी तरह से इनकम्पिटेंट है हल्का पंचायत का मेंबर बनने के लिए, तो उसको पूरी तरह से जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो जो है परमानेंट रेजिडेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जब का हमारा आर्टिकल 370 टूटा ना, उसके बाद भी अभी भी इसकी वैल्यू है। ये नहीं सोचना कि अब से क्या होगा कि बाहर के लोग जो है हमारे यहाँ पे आके हल्का पंचायत के मेंबर बन सकते हैं। उनको अभी भी हमारे यहाँ पे पहले डोमेसाइल बनना ही पड़ेगा। जब तक डोमेसाइल नहीं बनेंगे वो, तब तक वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं हो सकते हैं। तो ये अभी तक क्लॉज है, तो ये रिपील नहीं हुआ है, ठीक है। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब ले लेता तो फिर भी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या तो वो यहाँ पे इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाएंगे। अगर उनकी 25 सालों से कम की एज है तब भी वो हमारे यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर उनका कोई अच्छी तरह से स्टेबल मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी वो हमारे जो है मेंबर नहीं बन सकते। और उसके बाद अगर उनको विलेजेस में लंबरदार या विलेज चौकीदार की अगर डेजिग्नेशन मिली है तब भी वो जो है हल्का पंचायत के मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेक्शन 13 आगे आएगा। सेक्शन 13 जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का, वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हल्का पंचायत, ठीक है। पावर्स एंड हल्का ऑफ द फंक्शन जो है हल्का पंचायत की,
कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स और फंक्शन जो है हल्का पंचायत की क्या क्या आएगी। सबसे पहले आएंगे डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने के लिए हर विलेज के लिए, ठीक है, वो कौन करेंगे, हल्का पंचायत के लोग खुद करेंगे, ठीक है। हर हल्का पंचायत या हर विलेज पंचायत जो है वो किसके लिए काम कर रही है या करेगी, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि गाँवों में जो इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएंगी उनके लिए सारा जो है हल्का पंचायत के ऊपर ही जो है दारोमदार आएगा। फिर उसके बाद ये अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है। कौन कौन से वेरियस प्रोग्राम्स के द्वारा, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, हाउसिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इन्होंने काम करना है वो सारा हल्का पंचायत के लोग ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का पंचायत के लोग जो हैं टैक्स भी लगा सकते हैं कुछ ट्रेड्स या प्रोफेशंस के ऊपर, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो सकता है थिएटर के ऊपर, ठीक है। अगर उनके गांव में अगर थिएटर लग रहा है तो हल्का पंचायत ही उसको डिसाइड करेगा कि कितना इन्होंने जो है टैक्स देना है। सिनेमा, ठीक है, एनिमल्स के ऑनर्स जो होते हैं, जो क्या कहते हैं इनको डोगरी में अगर बोला जाए, जो डंगरों के आगे जो मालिक होते हैं उनके, ठीक है, व्हीकल्स जो हैं उनके यूज़ के लिए जो होती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, बोट्स, पिलग्रिमेज टैक्स वगैरह जो है हल्का पंचायत लगा सकते हैं, ठीक है। और भी फंक्शंस हैं हल्का पंचायत की, जो कौन देंगे उनको, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देगी, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड देगा, या बीडीसी काउंसिल या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। विलेज पंचायत का जो है हमने पहले काम देख लिया कि ये क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा इनको एडिशनल काम भी दिया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सरकार के द्वारा, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं सरपंच और नायब सरपंच के बारे में हल्का पंचायत के। सेक्शन 4 की अगर बात की जाए वहाँ पे पूरी तरह से मेंशन्ड है कि जो मेंबर हैं पंच के, ठीक है, जो पंच होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 7 से कम नहीं होनी चाहिए और 11 से बढ़नी भी नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो पंच होंगे एक गांव के वो कितने होने चाहिए, 11, ठीक है। सबसे ज़्यादा 11 होने चाहिए और सबसे कम की अगर बात की जाए 7 से कम नहीं होने चाहिए, जिनमें एक जो है सरपंच होगा। अगर 7 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से 6 जो हैं पंच होंगे और एक होंगे सरपंच। अगर 11 की स्ट्रेंथ है तो उसमें एक होगा सरपंच और 10 होंगे पंच, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि जो पंचों की सीट है वो भी रिजर्व रहेगी वुमेन के लिए, बट वुमेन कौन सी कैटेगरी से होनी चाहिए, या तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं स्टेट के। इसका मतलब जनरल कैटेगरी की वुमेंस की जो सीट है वो रिजर्व नहीं हो सकती पंच के लिए, बट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वुमेंस की जो है वहाँ पे सीट पूरी तरह से रिजर्व रहेगी। चलिए अब इनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और कौन कौन सा इसमें जो है सेक्शन आएगा, अगर आता है तो उसके भी बारे में बात करेंगे। सरपंच जो है कैसे इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट की जाएंगे हल्का पंचायत के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। जो लोग हमारे हल्का मजलिस आएंगे, मजलिस जो हैं वो इनमें जो है पूरी तरह से पार्ट लेंगे। नायब सरपंच जो है उनको इलेक्ट कौन करेंगे, पंचिस करेंगे हल्का पंचायत के, ठीक है, और उनके बीच में से ही जो है एक को नायब सरपंच बनाया जाएगा। टेन्योर की बात की जाए, सेक्शन 5 जो है उसके साथ डील करता है, ठीक है। सेक्शन 5 जो है टेन्योर के साथ डील करता है और ये कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सरपंच या नायब सरपंच या हर पंच का कितना होना चाहिए, 5 साल, ठीक है। जिस दिन वो क्या कर रहे हैं, ड्यूटी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस दिन से 5 साल इनके जो है कैलकुलेट आगे किए जाएंगे। ये क्या आ गया इनका टेन्योर, और जो सेक्शन 5 इसके साथ डील करता है, ठीक है। चलें अब आगे। अब इनके रिमूवल या रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस के बारे में बात करते हैं। कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करेगा, वो करेगा सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। ये रिमूवल या इनके जो है रेजिग्नेशन के साथ डील करता है। सरपंच, नायब सरपंच जो है उनको रिमूव किया जा सकता है, कैसे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा जो पंच करेंगे, ठीक है, और उसमें मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। जैसे 7 हो गए, 6 पंचों ने जो है वोट करना, उसमें से 75% की अगर स्ट्रेंथ होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरपंच या नायब सरपंच को रिमूव करने के लिए, तो वो पूरी तरह से जो है रिमूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें वोटर्स कौन होंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो आएंगे पंचिस, ठीक है, पंच होंगे वहाँ पे जो है वोटर्स। चलिए अब आगे। सेक्शन 11 जो है इस एक्ट का वो डील करता है रेजिग्नेशन ऑफ सरपंच, पंच एंड नायब सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत के साथ। अगर ये तीनों अपने आप को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, एक अपना रेजिग्नेशन जो है जिस अथॉरिटी को जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहेगी उनको जो है ये अपना रेजिग्नेशन पूरी तरह से सौंप देंगे, ठीक है। चलिए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सरपंच एंड नायब सरपंच के बारे में बात करेंगे, वो आएंगी सेक्शन 25।
ये पावर्स के साथ डील करती है। सरपंच की पावर क्या आएगी, सबसे पहले वो क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं हमेशा हल्का पंचायत की। जो भी एक मीटिंग होगी महीने के अंदर वो किनके द्वारा करवाई जाएगी, सरपंच के द्वारा, ठीक है। और वही जितने भी हल्का पंचायत के जो रिकॉर्ड्स होंगे वही मेंटेन करेंगे। सरपंच जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हल्का पंचायत। ये चीज़ भी याद रखना, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हो गया सरकार चलाने वाला, फाइनेंशियल हो गया जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, हमेशा सरपंच ही होंगे। अगर किसी कारण सरपंच जो है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो उनकी जगह कौन करेंगे वो ड्यूटी, नायब सरपंच, ठीक है। उनकी सारी ड्यूटीज़ जो है सरपंच की कौन करेंगे, नायब सरपंच ही करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट आता है वो आता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी, जिसके इलेक्शन भी आपको पता है 2020 में हुए थे। सेक्शन 27 जो है डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी के साथ। इस सेक्शन के द्वारा अगर हमें पता चलता है क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में क्या करेगी, एक बीडीसी ज़रूर बनाएगी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी, जिनको नाम कहाँ से मिलेगा, उसी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे वो जो है बने हैं। जैसे आपको पहले भी बताया मड के ऊपर, तो मड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसमें क्या क्या आता है, चेयरमैन आएंगे, ठीक है, सारे सरपंचीज आएंगे हल्का पंचायत के, और उसके ब्लॉक के अंदर की जो उनकी लिमिट होगी, और उसके साथ चेयरमैन आएंगे। ये एडिशनल आ गया, चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है, चेयरमैन ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये चीज़ नहीं आई है इसमें, वो कौन आएंगे, चेयरमैन ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की नीड है वुमेंस की, ठीक है, या शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब्स की, तो वो 2 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर उनको लगता है कि वहाँ पे ज़रूरत है, अगर उनकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तभी रिप्रेजेंटेशन की जाएगी, अगर नहीं, अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से है तो वो सरकार जो है उनको नॉमिनेट नहीं करेगी। वो उनके ऊपर है, अगर नहीं भी कोई लोग है तो उनको नहीं करें, वो सरकार के ऊपर है। सेक्शन 34 की अगर बात की जाए, ये फिर से क्या कहता है, एक मीटिंग जो है होनी ही होनी है हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। महीने में एक मीटिंग होगी ही होगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, ये हमारा सेक्शन 34 कहता है। चलिए पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 30 फिर बाद में आएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का, वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, कौन सा सेक्शन हमारा डील करता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, सेक्शन 30 चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कोई पर्सन भी जो है चेयरमैन ये जो है या वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी होगी, पंच बनने की हल्का पंचायत के। मतलब अगर आपको पंच बनने की क्वालिफिकेशन है तो आप एक चेयरमैन भी बन सकते हो बीडीसी काउंसिल का। वाइस चेयरमैन कौन इलेक्ट करेंगे, मेंबर्स जो होंगे बीडीसी के, ठीक है, मेंबर्स जो होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, वही जो है वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो कौन होंगे, सेक्रेटरी होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। ये चीज़ भी याद रखना, बीडीओ जो होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वही हमेशा कौन होंगे, सेक्रेटरी होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, इनको पीपल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं चुना जाएगा, इनको एक तरह की गवर्नमेंट ने जो है पहले ही वहाँ पे नियुक्त करके रखा होगा। सेक्शन 29 जो है डील करेगा टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो कितनी होगी, 5 सालों की, ठीक है। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पंचायती राज एक्ट बताता है हमें। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर जो है वो हमेशा मंथली सैलरी इनकी डिसाइड करेगी कि कितनी होनी चाहिए। चेयरमैन जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है, उनकी मंथली सैलरी कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वही हमेशा डिसाइड करेगी कि जो सिटिंग फीस है हर मेंबर की ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, वो कितनी होनी चाहिए। चलिए अब आगे आएगा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करता है, सेक्शन 31, ठीक है, वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ बीडीसी। अब इसमें क्या क्या आएगा, चेयरमैन वो क्या करेगा, हमेशा मीटिंग करेगा, ठीक है, हमेशा वही मीटिंग रखवाएंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। चेयरमैन जो है हमेशा अपना जनरल कंट्रोल रखेगा और सुपरविजन भी अपने पास ही रहेगी, किसकी, स्टाफ की,
ठीक है, और उनके साथ साथ जो अफेयर्स होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। किन्हीं कारण अगर चेयरमैन नहीं अगर वो वाला काम कर पा रहा है, अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यूटीज़ का, जैसे वो बीमार है उस दिन उनको कहीं और काम पड़ गया, तो उनकी जगह कौन वो काम करेंगे? वाइस चेयरमैन। या अगर चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया तो उनका काम कौन करेंगे? वो फिर वाइस चेयरमैन करेंगे। थर्ड हमारा जो 3 टायर सिस्टम में थर्ड हमारा एक्ट आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, DPDB। सेक्शन 45 जो है एक्ट का डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इस सेक्शन के द्वारा अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? हमेशा बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेक्शन 45 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी या यूटी गवर्नमेंट क्या करेगी? हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगी, जिसमें कौन कौन आएंगे? चेयरमैन आएंगे बीडीसी के हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आएंगे, ठीक है। बीडीसी के हर बार चेयरमैन, हर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन आएंगे। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। इसमें ये चीज़ याद रखना, जो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिंग द एरिया, मर्ड एरिया की ही अगर बात की जाए, वहाँ से कोई भी अगर जो एमएलए होंगे वो इसको जो है मेंबर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। फिर चेयरमैन आएंगे टाउन एरिया कमेटी के उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, अगर कोई है तो उसको पूरी तरह से यहाँ पे जो है मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की जो है सरकार, वो क्या करेगी? वो नॉमिनेट करेगी चेयरमैन को, ठीक है। चेयरमैन उस बोर्ड के, ठीक है। उन मेंबर्स में से कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? उसमें से जो आएंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड में से उसका कोई भी जो मेंबर होगा उसको जो है चेयरमैन पूरी तरह से सरकार के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाएगा। वाइस चेयरमैन जो होंगे बोर्ड के, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और उनकी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है वाइस चेयरमैन को चुना जाएगा। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर कोई आदमी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो कभी भी वाइस चेयरमैन जो है बोर्ड का नहीं बन सकता। फिर उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो कौन आएंगी? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे बोर्ड के, ठीक है। यही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे, कौन होंगे? द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और उनको जो है हमेशा असिस्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। सेक्शन 46 की आगे बात करते हैं, वो डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसकी हमने पावर्स एंड फंक्शन नहीं करनी है, बट आपने ये ज़रूर याद करना है कौन सा सेक्शन इसके साथ डील करेगा, वो आएगा सेक्शन नंबर 46। सेक्शन 48 जो है वो डील करता है पंचायत अदालत के साथ, ठीक है। इस सेक्शन के द्वारा अगर बात की जाए, हर विलेज में जो है पंचायती अदालत होनी चाहिए, जिसके जो है मेंबर्स कितने होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। 5 से ज़्यादा वो जो है नहीं आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और 5 से कम भी नहीं होना चाहिए। और इनको नॉमिनेट कौन करेंगे? गवर्नमेंट करेंगी, ठीक है। और ये कौन बताएंगे उनको? गवर्नमेंट को नॉमिनेट कौन करेंगे? हल्का पंचायत के मेंबर। टर्म्स जो है मेंबर्स की पंचायती अदालत की वो 5 साल होगी। कोरम जो है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, वैसे एक चीज़ याद रखना, कोरम क्या होता है? कोरम होता है जैसे एक क्लास है, उसकी स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो हर दिन क्या है? क्लास चल रही है, बट एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चे वहाँ पे जो है कोरम के हिसाब से नहीं आए हैं, तो उस दिन स्कूल में आपको जो है छुट्टी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में अगर जैसे 10 बंदे हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि कोरम है क्लास का, तो उस दिन आपको छुट्टी नहीं होगी। तो कोरम जो है इस मीटिंग को बनाने के लिए वो कितना होना चाहिए? 3 मेंबर्स का। चलिए, सेक्शन 56 वो जो है इस एक्ट का डील करता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पंचायती अदालत के साथ। इस सेक्शन के द्वारा अगर बोला जाए, पंचायती अदालत की जो है जुरिस्डिक्शन होगी हर हल्का पंचायत के ऊपर। किसी भी तरह का ऑफेंस जो है उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उन्होंने ऑफेंस किया तो वो उसको देखेंगे और उसका जो है फैसला वो खुद देंगे। पंचायती अदालत की अगर बात की जाए, कैश जो है पेनल्टी के ऊपर, वो खाली 1000 रुपये से ऊपर का जो है वो चालान नहीं कर सकते या किसी को पेनल्टी नहीं कर सकते हैं। चलिए, चेयरमैन जो है पंचायती अदालत के, वो कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत। और वो अपने आप में से, अपने ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो है किसी को वो चेयरमैन बना सकते हैं पंचायती अदालत के। चेयरमैन जो है अगर 30 दिनों के अंदर नहीं किया गया,
तो कोई भी अथॉरिटी जो है चेयरमैन को वहाँ पे कर सकती है अपॉइंट। यहाँ की गवर्नमेंट ही उनको नॉमिनेट कर सकती है या गवर्नमेंट किसी कमेटी के द्वारा जो है उनको चेयरमैन बना सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे। सेक्रेटरी जो है हल्का पंचायत के वो कौन होंगे? जुडिशियल क्लर्क होंगे पंचायती अदालत के। ठीक है, और वही हमेशा क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीडिंग और डिसीजंस जो हैं उन्होंने उनको जो काम दिया गया होगा उसको वो जो है क्या करेंगे? हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। सेक्शन 52 जो है इट्स एक्ट का डील करता है रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत। यहाँ से हमारी जो है इंपॉर्टेंट जो जितनी भी सेक्शंस थी वो होती है कंक्लूडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है कंक्लूडेड होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कौन कौन सी जो है अमेंडमेंट हुई है हमारे जेके पंचायती राज एक्ट 1989 को। सबसे पहले हमारी अमेंडमेंट होती है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 2004। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब से क्या होगा 2004 के बाद से जो सीट्स होंगी ना पंच और हल्का पंचायत की जो होंगी वो किनके लिए रिजर्व्ड होगी? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उन्होंने एक और चीज़ कही, जो 1/3 स्ट्रेंथ होगी ना, ठीक है, 1/3 स्ट्रेंथ जो होगी पंचों की, जैसे 6 में से 1/3 जितना भी हुआ वो किसके लिए होगी? वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें SC और ST वुमेन भी आएंगी। ठीक है, और वो हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही फिल की जाएगी। फिर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 2011। ये 2011 में आया था और इसमें 1989 को फिर से जो है पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें एक नया प्रोविज़न लाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सेक्शन 36 इसमें फिर जो है इन्होंने अमेंड किया था, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को इन्होंने फिर से रिवाइव किया। इन्होंने कहा कि अब से जो होगा इलेक्शंस, ठीक है, जो भी पंचों के, सरपंचों के या हल्का पंचायत के जो इलेक्शंस होंगे ना वो कौन करवाएंगे? वो करवाएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये उन्हीं की अथॉरिटी होगी, इलेक्शन अथॉरिटी, जो हमेशा क्या करेंगे? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, सुपरिंटेंडेंस भी करेंगे, सब कुछ जो है जनरल इलेक्शन जो पंचायत के होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करेंगे। और इन फंक्शंस को कौन चलाएंगे? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो इन जनरल इलेक्शंस को देखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर करेंगे। अगर सेंटर की अगर बात की जाए ना इलेक्शन कमीशन, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट में जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर करते हैं। बट किनकी रिकमेंडेशन के ऊपर? चीफ मिनिस्टर होने चाहिए उस कमेटी के। ठीक है, सीनियर मिनिस्टर होने चाहिए, स्पीकर होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, और मिनिस्टर इंचार्ज जिनको पंचायत का दिया जाएगा, और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ से हमारी 2011 की भी जो है अमेंडमेंट होती है ख़त्म। अब लास्ट जो अमेंडमेंट हमारी हुई थी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी किया था, वो आएगी लास्ट अमेंडमेंट। लास्ट अमेंडमेंट आती है हमारी 16 अक्टूबर 2020, जिस दिन मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के ऊपर भी जो है अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, इसने क्या किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में आई। अगर बात की जाए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पूरी तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल कब होती है? 16 अक्टूबर 2020 को। और उसके साथ अगर वहाँ पे बात की जाए जो हमारा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें क्या किया गया था? 16 अक्टूबर को अमेंडमेंट के थ्रू AGMUT कैडर लाया गया। अब से क्या होंगे? जम्मू एंड कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम में जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, या वहाँ से जो है ब्यूरोक्रेट को ही उठा के हमारे जम्मू एंड कश्मीर की यूटी का उनको जो है काम दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो है पंचायती राज एक्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या ये आपको वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उसके बाद लास्ट में शेयर ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों को भी आगे जो है बेनिफिट हो सके। और हमारे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? MCQs करेंगे पंचायती राज एक्ट के। ठीक है, जिससे आपका पंचायती राज एक्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।
थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और कमेंट सेक्शन पे आपने ज़रूर जो है हमें बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। थैंक यू गाइस।